हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट के में। तो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और आज आप लोगों का मैं लेकर आ गया हूं साइंस के 15 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और आप लोगों को इसमें से करना है। देखिए आप लोगों का कितना सही होता है। ये आपका टेस्ट है, साइंस का टेस्ट फर्स्ट आपका है। 15 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं, इतना ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन से आप लोगों को सबको आंसर देना है, ठीक है। और सारे क्वेश्चन चाहे गलत हो चाहे सही, सबका आंसर आना चाहिए, ठीक है। सभी लोगों का आंसर आना चाहिए और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए पहले, सबसे पहले कि आपके फ्रेंड यहाँ, ताकि सबको मालूम चल जाए कि हाँ टेस्ट हो रहा है अच्छे तरीके से, ठीक है। तो चलिए, अब वीडियो कितने लोग एक्साइटेड है इस टेस्ट को देने के लिए, ठीक है, फटाफट कमेंट कर दीजिए, ठीक है। और चलिए अब वीडियो स्टार्ट करेंगे। हम वो सारे क्वेश्चन देखेंगे, 50 मोस्ट इंपोर्टेंट वो क्वेश्चन देखेंगे जो कि 2021 बोर्ड एग्जाम में आने के बहुत चांसेस रहेंगे। अगर ये 50 क्वेश्चन तैयार कर लेते हैं स्टूडेंट, साइंस में ऑब्जेक्ट के एक भी क्वेश्चन बचने वाले आप लोगों से नहीं है, ठीक है। तो चलिए, वीडियो को लाइक नहीं किया तो पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और चलिए अब टेस्ट होता है आप लोगों का स्टार्ट और आप दिमाग कंस्टेंट कर लीजिए, बढ़िया से आप लोग टेस्ट दीजिएगा। ये भी बताइएगा लास्ट में कि 50 में से कितने सही हुए हैं आपके, ठीक है। आंसर हमसे मैच करा लीजिएगा और चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, वीडियो अब स्टार्ट हो गया और देखिए पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया। आराम से पढ़ते हैं, आप लोग आंसर देना चालू कर दीजिए स्टूडेंट। पहला क्वेश्चन से स्टूडेंट यह है, देखिए यहाँ पे कह रहा है कि मनुष्य में दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है। मनुष्य में दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है? 20, 24, 28, 32। चलिए स्टूडेंट फटाफट आंसर दीजिए, ठीक है। फटाफट सभी लोग आंसर दीजिए, मैं थोड़ा समय दे रहा हूं आप लोगों को ताकि आप आंसर दे सके बढ़िया से, ठीक है। पढ़ लीजिए बढ़िया से कि मनुष्य में दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है। फटाफट आंसर दीजिए स्टूडेंट, ठीक है। चलिए, आई होप आपने आंसर सभी लोगों ने टाइपिंग कर दिया होगा और मैं अब जा रहा हूं बताने इसका सही आंसर। आप लोगों को मैच करा लीजिए कि क्या आपका सही है या गलत। रफ कॉपी कलम मतलब ले लीजिए अपने बगल में और देखते रहिए कि आपका कितना सही है कितना गलत। लास्ट में स्कोर भी आपको बताना है, टोटल स्कोर, ठीक है। तो मनुष्य में दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है स्टूडेंट? चलिए मैं उत्तर बता रहा हूं। तो मनुष्य में दूध के दांतों की संख्या जो होती है स्टूडेंट कितनी होती है? 20 होती है। कितनी होती है? 20 होती है स्टूडेंट। आई होप सभी ने ऑप्शन ए दिया होगा, करेक्ट आंसर ए होगा, ठीक है इसका। चलिए क्वेश्चन नंबर पहला क्लियर हो गया, सब लोग मैच करा लिया आपने, सब लोग मिला लिया आपने। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर बढ़ चलते हैं और क्वेश्चन नंबर दूसरा स्टूडेंट यह है कि बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है। बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3 कि विटामिन B5। चलिए स्टूडेंट फटाफट इसका आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में, जल्दी जल्दी फास्ट, ठीक है। सभी लोग पढ़ लीजिए इसको, पहले बढ़िया से चारों ऑप्शनों को कंपैरिजन कर लीजिए कौन सा ऑप्शन सही होगा, फिर आंसर दीजिए, ठीक है। कि बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है स्टूडेंट, फटाफट आंसर दीजिए, ठीक है। मैं थोड़ा समय दे रहा हूँ आप लोगों को टाइपिंग करने के लिए। चलिए बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा स्टूडेंट। और आई होप आपने सभी ने टाइपिंग कर दिया होगा, सभी ने अपना आंसर दे दिया होगा और मैं इसका जा रहा हूँ सही आंसर बताने स्टूडेंट। तो बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है स्टूडेंट? सब जानते हैं कि जो बेरी बेरी रोग होता है किस विटामिन की कमी से होता है, तो विटामिन B1। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। आई होप सबने ऑप्शन ए दिया रहा होगा आंसर इसका, ठीक है। मैच करा लीजिएगा कितना सही हो रहा है कितना गलत, ठीक है। रफ कॉपी कलम लेकर। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा क्लियर। क्वेश्चन नंबर तीसरा की ओर बढ़ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ गया है कि क्षारीय विलयन का पीएच है। बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा क्षारीय विलयन का पीएच मान होता है? 0, कि 7, कि 7 से कम, कि 7 से अधिक। चलिए फटाफट आंसर दीजिए इसका कि सही आंसर क्या होगा इन चारों ऑप्शनों में से स्टूडेंट, ठीक है। चलिए बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। आई होप सबने आंसर दे रहे होंगे फटाफट। चलिए चलिए जल्दी कीजिए, ठीक है। गलत ही हो सही हो लेकिन आप सबको आंसर देना है, ठीक है। चलिए मैं इसका आंसर बताने जा रहा हूँ स्टूडेंट, मिला लीजिएगा। तो कह रहा है कि क्षारीय विलयन का पीएच मान है, तो क्षारीय विलयन का पीएच मान क्या है? 7 से अधिक, क्योंकि सब लोग जानते हैं कि 7 से कम रहेगा तो अम्लीय हो जाएगा, सिर्फ 7 रहेगा तो उदासीन हो जाता है, 7 से अधिक रहेगा तो क्षारीय हो जाता है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? सही आंसर। आज होप सबने ऑप्शन डी दिया होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा कंप्लीट हो गया यहाँ पे अच्छे तरीके से। तो हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर और क्वेश्चन नंबर चौथे की ओर। चलिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर चौथा, चलिए आगे आपकी स्क्रीन पे जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए फटाफट इसका आंसर आप लोग सॉल्व करके बताइए कि उत्तल दर्पण की अगर फोकस दूरी, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर होगी। कह रहे कि बताइए कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी अगर उसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर दिया। फटाफट आंसर बताइए। 32 सेंटीमीटर होगी कि 16 सेंटीमीटर होगी कि 64 सेंटीमीटर होगी कि 8 सेंटीमीटर होगी? फटाफट इसको लगाकर आप तुरंत आंसर बताएंगे चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा स्टूडेंट। जल्दी जल्दी कीजिए, फास्ट कीजिए आप लोग, ठीक है। चलिए आप लोग
सही आंसर बताइए कि इसका क्या होगा। ठीक है, तो चलिए, अब आई होप आपने सबने आंसर सही बता दिया होगा, सभी लोग कमेंट कर दिए होंगे और मैं इसका सही आंसर आप लोगों को बताने वाला हूं। कह रहा उत्तल की फोकस दूरी, देखिए फोकस दूरी, तो फोकस दूरी बराबर क्या होता है, यहाँ पे सब लोग जानते हैं कि फोकस दूरी बराबर r/2 होता है, मतलब वक्रता त्रिज्या की आधी फोकस होती है। तो यह बराबर पूछा, r दिया, वक्रता त्रिज्या कितना 32, तो 32/2 कितना हो जाएगा 16 सेंटीमीटर। और ऑप्शन बी यहाँ पे होता हुआ सही आंसर। आई होप सबने ऑप्शन बी दिया होगा। ठीक है चलिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे दूसरा भी क्लियर होता हुआ अच्छे तरीके से। चलिए, क्वेश्चन नंबर दूसरा तब यहाँ पे सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर होता हुआ, इसका ऑप्शन बी सही है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 के लिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 5 स्टूडेंट यहाँ पे यह है कि प्रकाश का परिकिरण सबसे कम होता है। बताइए, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर जल्द बताइए आप लोग कि प्रकाश का परिकिरण सबसे कम होता है लाल रंग के लिए, पीले रंग के लिए, कि हरे रंग के लिए, कि नीले रंग के लिए। बताइए, बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट इसका आंसर बताइए क्या होगा। ठीक है, कमेंट कीजिए, सभी स्टूडेंट कमेंट कीजिए आप लोग। ठीक है, आई होप बहुत मजा आ रहा होगा आप लोगों को टेस्ट देने में, हमको भी अच्छा लग रहा है। ठीक है, बताइए, प्रकाश का परिकिरण सबसे कम होता है लाल रंग के लिए, कि पीले रंग के लिए, कि हरे रंग के लिए, कि नीले रंग के लिए। आई होप सबने अपना आंसर दे दिया होगा, अपना ओपिनियन सबने रख दिया होगा। मैं जा रहा हूं बताने, इसका सही आंसर मैच करा लीजिएगा। ठीक है, तब प्रकाश का जो परिकिरण सबसे कम होता है वो लाल रंग के लिए होता है। किसके? लाल रंग के लिए होता है स्टूडेंट। ठीक है, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन के क्या हो जाएगा सही आंसर। आई होप सबने ऑप्शन ए दिया होगा। ठीक है, चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे क्लियर होता हुआ। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 स्टूडेंट यह है कि सल्फ्यूरिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या है। बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ गया स्टूडेंट। ठीक है, आपके होम स्क्रीन पे कि सल्फ्यूरिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या है 2, 1, 3 की 0। फटाफट आंसर बताइए, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा स्टूडेंट। ठीक है, चलिए मैं समय दे देता हूँ, जल्दी जल्दी फास्ट कीजिए आप लोग। ठीक है, फास्ट कीजिए कि इसका सही आंसर क्या होगा। ठीक है, चलिए स्टूडेंट, मैं इसका सही आंसर बताने वाला हूँ। आप सबने ऑप्शन दे दिया होगा इसका सही आंसर। चलिए मैं पढ़ता हूँ। कह रहा है कि सल्फ्यूरिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु की संख्या है तो कितनी है 2। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा सही आंसर। आई होप सबने ऑप्शन ए दिया होगा और ये क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर 6 स्टूडेंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही प्यारा प्रश्न आ गया आपकी स्क्रीन पे कि कॉपर पायराइट को वायु में गर्म करके सल्फर को दूर करने की क्रिया को कहते हैं। बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कि कॉपर पायराइट को वायु में गर्म करने सल्फर को दूर करने की प्रक्रिया को कहते हैं। बताइए, निस्तान, भर्जन, कि प्रगलन, कि बेसमरीकरण। ठीक है, चलिए बताइए, क्वेश्चंस को पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, इसके बाद ऑप्शन टिक कीजिए कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। फटाफट आंसर बताइए इसका सही कि सही आंसर क्या होगा स्टूडेंट। ठीक है, तो आई होप सबने इसका आंसर दे दिया होगा, हमको तो लगता है लगभग। ठीक है, अभी दे ही रहे होंगे लोग, फटाफट सोच समझ के दे दीजिए स्टूडेंट। टाइमिंग आपका बीत गया और मैं जा रहा हूं बताने इसका सही आंसर कि कॉपर पायराइट को वायु में गर्म करके सल्फर को दूर करने की क्रिया को हम कहते हैं तब भर्जन कहते हैं स्टूडेंट। क्या कहते हैं? भर्जन। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का क्या हो गया सही आंसर हो गया। आई होप ऑप्शन बी आपने दिया होगा। क्वेश्चन नंबर 7 क्लियर होता हुआ और इसी के साथ हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर और क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। चलिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पे आ गया जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। और क्वेश्चन नंबर 8 स्टूडेंट क्या बोल रहा है, चलिए इसको ध्यानपूर्वक पढ़ लेते हैं। कह रहा है ग्रास नली द्वार पर लटकी हुई पत्ती के समान कार्टिलेजी रचना कहलाती है। एपिफेरेंक्स, एपिग्लोटिक्स, एल्वियोलाई की श्लेष्म आवरण। बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। बहुत ही ज्यादा मोस्ट एमपी प्रश्न है स्टूडेंट, इसको आंसर थोड़ा बढ़िया सोच समझ के दीजिएगा क्योंकि वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, चलिए फटाफट इसका आंसर दीजिए कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। ठीक है, चलिए फटाफट कमेंट कर दीजिए स्टूडेंट, सभी कमेंट कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए मैं और इसका सही आंसर आप लोगों को बता देता हूं, आप लोग मैच करा लीजिएगा अपने आंसर से। आप लिखते रहिए आपका स्कोर कितना हुआ। ठीक है, टोटल आपको बताना है लास्ट में, समझ में आ रहा है ना। चलिए, कह रहा है कि ग्रास नली द्वार पर लटकी हुई पत्ती के समान कार्टिलेजी रचना जो है वो कहलाती है तो एपिग्लोटिक्स कहलाती है। क्या कहलाती है? एपिग्लोटिक्स। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। आई होप सबने ऑप्शन बी दिया होगा। ठीक है, चलिए क्लियर हो गया ना क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे अच्छी तरीके से। क्वेश्चन नंबर 8 क्लियर, तो हम रुकेंगे कहाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ेंगे। अभी 50 क्वेश्चंस करना है, मजा आ जाएगा आप लोगों को करके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा जीन प्रारूप शुद्ध गोल बीजों को प्रकट करता है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीन प्रारूप शुद्ध गोल बीजों को प्रकट करता है। स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी,
कि स्मॉल टी कैपिटल टी की कैपिटल आर आर। बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सभी का आंसर सही आना चाहिए। चलिए फटाफट कमेंट कीजिए कि इसका सही आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 9 का। बताइए इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा स्टूडेंट। ठीक है, आई होप सबने आंसर दे रहे हैं अच्छे तरीके से। जल्दी जल्दी दे दीजिए स्टूडेंट, मैं बता रहा हूँ आप लोगों को कि इसका सही आंसर क्या होगा, मैच करा लीजिएगा। और चलिए मैं इसका सही आंसर बताने वाला हूँ आप लोगों को। तो निम्नलिखित में से कौन सा जीन प्रारूप शुद्ध गोल बीजों को प्रकट करता है। तो कैपिटल आर आर यह जो है शुद्ध गोल बीजों को प्रकट करता है। चलिए तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा सही आंसर। आई होप क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन डी दिया होगा आपने। और क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 स्टूडेंट यह बोल रहा है, यहाँ पे बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। कह रहा है कि यदि दो माध्यमों के सीमा पृष्ठ पर, देख रहे हैं ना कितना मोस्ट इंपोर्टेंट है, यदि दो माध्यमों के सीमा पृष्ठ पर एक प्रकाश किरण लंबवत आपतित होती है तो अपवर्तन कोण होगा 0, 45 अंश, 60 अंश, 90 अंश। चलिए फटाफट आंसर दीजिए, बहुत ही ज्यादा लाजवाब मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर आप लोगों को आना चाहिए, किसी कीमत पे फटाफट कमेंट कीजिए कि इसका सही आंसर क्या होगा। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा क्वेश्चन नंबर 10 के लिए स्टूडेंट। ठीक है, आई होप सबने आंसर दे रहे हैं अच्छे तरीके से और सबने आंसर दे भी दिया होगा। और मैं जा रहा हूं इसका सही आंसर बताने, आप लोग मैच करा लीजिएगा अपने आंसर से। ठीक है, कह रहा है कि यदि दो माध्यमों के सीमा पृष्ठ पर एक प्रकाश किरण लंबवत आपतित होती है तो अपवर्तन कोण होगा। तो अपवर्तन कोण क्या होगा 0 अंश होगा स्टूडेंट। ठीक है, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 क्लियर होता हुआ ना, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 जो कि बहुत ज्यादा प्यारा क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है कि किसका दृष्टि क्षेत्र सबसे अधिक होता है। बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, किसका दृष्टि क्षेत्र सबसे अधिक होता है। बताइए समतल दर्पण का कि उत्तल दर्पण का कि अवतल दर्पण का कि उत्तल लेंस का। बताइए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। फटाफट इसका कमेंट में आंसर दीजिए कि किसका दृष्टि क्षेत्र सबसे अधिक होता है। ठीक है, बहुत ही ज्यादा लाजवाब प्यारा क्वेश्चन है। इसका आंसर सभी लोगों का सही आना चाहिए स्टूडेंट। ठीक है, बताइए कि किसका दृष्टि क्षेत्र सबसे अधिक होता है। तो कमेंट कीजिए फटाफट, सभी लोगों ने कमेंट कर दिया होगा। मैं जा रहा हूं इसका सही आंसर बताने स्टूडेंट। तो किसका दृष्टि क्षेत्र सबसे अधिक होता है स्टूडेंट। तो उत्तल दर्पण का, उत्तल दर्पण का सबसे ज्यादा दृष्टि क्षेत्र होता है स्टूडेंट। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा सही आंसर। ऑप्शन बी आपने क्लियर कर रखा होगा। आई होप सबने भी ऑप्शन बी ही दिया होगा। और क्वेश्चन नंबर 11 क्लियर होता हुआ तो क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 12 स्टूडेंट यह है कि स्वस्थ आंख के लिए दूर बिंदु होता है। बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट, स्वस्थ आंख के लिए दूर बिंदु होता है 25 सेंटीमीटर पर 50 सेंटीमीटर पर कि 100 सेंटीमीटर पर क्या अंतर है। बताइए स्टूडेंट कौन सा ऑप्शन सही होगा इन चारों ऑप्शन में से। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सबका सही आंसर आना चाहिए क्वेश्चन नंबर 12 का। ठीक है, चलिए बताइए इसका कमेंट कीजिए फटाफट। आई होप सबने कमेंट कर दिया है और मैं जा रहा हूँ इसका आंसर बताने और अपने आंसर से इसका मैच करा लीजिएगा कि स्वस्थ आंख के लिए दूर बिंदु, देखिए दूर बिंदु की बात किया है, स्वस्थ आंख के लिए दूर बिंदु होता है। तो स्वस्थ आंख के लिए जो दूर बिंदु होता है वो अनंत पर होता है स्टूडेंट। क्या है अनंत पर। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। आई होप सबने ऑप्शन डी ही दिया होगा। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे क्लियर होता हुआ तो हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। चलिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पे आ गया जो कि बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। जैसा कि देख पा रहे हैं, कह रहा है कि चंद्रमा से देखने पर आकाश दिखाई देता है। अगर चंद्रमा पर जाकर अगर आकाश को देखेंगे तो आकाश कैसा दिखाई देगा। बताइए बैगनी रंग का दिखाई देगा कि नीला कि काला कि सफेद। बताइए स्टूडेंट बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर आप लोग फटाफट कमेंट में करके बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। तो चलिए सभी ने ऑप्शन दे दिया होगा, अपना सही आंसर जो भी आपका रहा होगा दिमाग में आपने दे दिया होगा। मैं इसका सही आंसर बता रहा हूँ, अपने आंसर से मैच करा लीजिए स्टूडेंट। ठीक है, चंद्रमा से देखने पर आकाश दिखाई देता कैसा, तो काला दिखाई देता है स्टूडेंट। कैसे काला दिखाई देता है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। आई होप आपने भी ऑप्शन सी ही दिया होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 क्लियर होता हुआ क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 स्टूडेंट यह है कि ओम के नियम का सूत्र है। बताइए स्टूडेंट कि ओम के नियम का सूत्र है आई बराबर वी इंटू आर कि आर इक्वल टू वी इंटू आई कि वी इक्वल टू आई इंटू आर कि इनमें से कोई नहीं। बताइए कि ओम के नियम का सूत्र क्या होता है स्टूडेंट। बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट प्यारा प्रश्न है, सभी लोगों का आंसर सही आना चाहिए। फटाफट कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 का। तो चलिए सभी लोगों ने आंसर दे दिया इसका और मैं जा रहा हूं इसका सही आंसर बताने के लिए स्टूडेंट, और आप लोग मैच करा लीजिए। तो चलिए इसका जो आंसर होगा सही कि ओम के नियम का सूत्र सब लोग जानते हैं कि वी बराबर आई इंटू आर होता है। ठीक है, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। आई होप आपने भी ऑप्शन सी ही दिया होगा।
और क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पे क्लियर होता हुआ। और इसी के साथ हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 पे बहुत ही प्यारा प्रश्न आ गया आपको होम स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 15 है कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। बताइए कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर स्क्वायर कि न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर टेस्ला में, कि न्यूटन एम्पियर मीटर कि न्यूटन स्क्वायर प्रति एम्पियर मीटर। बताइए, बहुत ही प्यारा प्रश्न है। फटाफट इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा फटाफट कमेंट कर दीजिए स्टूडेंट, ठीक है। बहुत ही ज्यादा लाजवाब क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आपने कमेंट कर दिया होगा स्टूडेंट, मैं इसका सही आंसर आप लोगों को बताने वाला हूं कि इसका सही आंसर क्या होगा स्टूडेंट, मैच करा लीजिएगा। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का जो मात्रक है वो होता है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर टेस्ला, ठीक है। टेस्ला में ऑप्शन 20 क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। आई होप आपने भी ऑप्शन बी दिया होगा। और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट होता हुआ। और बढ़ेंगे हम अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 16 स्टूडेंट यह है कि एक टेस्ला बराबर होता है। बताइए, बहुत ही प्यारा प्रश्न आ गया होम स्क्रीन पे आपके, कि एक टेस्ला बराबर होता है 1 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के, कि एक गॉस के, कि 10 पे पावर माइनस 4 वेबर प्रति मीटर के, कि 10 पे पावर माइनस 4 गॉस के। बताइए कि एक टेस्ला कितने के बराबर होता है। बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। फटाफट इसका आंसर दीजिए कि इसका सही आंसर क्या होगा स्टूडेंट। और मैं इसका सही आंसर बताने वाला हूं क्योंकि आपने कमेंट कर दिया है अपना जो भी ओपिनियन है। और मैं इसका सही आंसर बता रहा हूं कि एक टेस्ला जो होता है बराबर होता है तो 1 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। आई होप आपने भी ऑप्शन ए दिया होगा। इसी के साथ में हमारा क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट होता हुआ क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ चलते हैं स्टूडेंट। चलिए स्टूडेंट, देखिए क्वेश्चन नंबर 17 आपके होम स्क्रीन पे आ गया, जो कि बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आ गया। फटाफट इसका उत्तर दीजिए कि एंटनी मनी है, एंटी मनी है धातु कि अधातु कि उपधातु कि मिश्र धातु। बताइए जो एंटी मनी है वो कौन सा है, धातु अधातु उपधातु कि मिश्र धातु। फटाफट इसका आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में करके, और जल्दी जल्दी बताइए इसका सही आंसर क्या होगा फटाफट, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं और इसका मैं सही आंसर बताने वाला हूँ, मैच करा लीजिए आप लोग कि एंटनी मनी है। तो एंटनी मनी आपका क्या होता है, उपधातु होता है स्टूडेंट, ठीक है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन के क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। आई होप आपने भी ऑप्शन सी ही दिया होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 17 क्लियर होता हुआ क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 18 देखिए कितना मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ गया है। कह रहा है कि निषेचन के दौरान परागकण से निकलने वाली पराग नलिका सामान्यतः किसके द्वारा बीजांड में प्रवेश करती है। निषेचन के दौरान परागकण से निकलने वाली पराग नलिका सामान्यतः किसके द्वारा बीजांड में प्रवेश करती है। अध्यावरण, बीजांड काव्य कि निभागी कि अंड द्वार। बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 देख रहे हैं आप लोग। फटाफट इसका सही आंसर बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। और मैं इसका सही आंसर बताने वाला हूँ क्योंकि आपने अपना ओपिनियन दे दिया कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, और मैं इसका सही आंसर बताने वाला हूँ, मैच करा लीजिए स्टूडेंट, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि निषेचन के दौरान परागकण से निकलने वाली पराग नलिका सामान्यतः किसके द्वारा बीजांड में प्रवेश करती है, तो वो अंड द्वार द्वारा करती है। किसके, अंड द्वार। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। आई होप आपने भी ऑप्शन डी ही दिया होगा। और ये क्वेश्चन क्लियर होता हुआ अच्छे तरीके से हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 19 यह है कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है। बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट लाजवाब प्रश्न आपको होम स्क्रीन पे आ गया कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है 25 सेंटीमीटर कि 50 सेंटीमीटर कि 100 सेंटीमीटर के अनंतपुर। बताइए, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है स्टूडेंट, ठीक है। चलिए कमेंट करके बताइए इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा स्टूडेंट, ठीक है। अपना ओपिनियन दीजिए जल्दी से, और मैं इसका सही आंसर आप लोगों को बताने वाला हूं क्योंकि आपने ऑप्शन दे दिया है। इसका सही जो अभी आंसर होगा आपके दिमाग में चल रहा होगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर मैं बता दूं स्टूडेंट कि स्पष्ट जो दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है वो 25 सेंटीमीटर होती है। कितनी, 25 सेंटीमीटर। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। आई होप आपने भी ऑप्शन ए ही दिया होगा और ये क्वेश्चन क्लियर होता हुआ, ठीक है। हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 स्टूडेंट यह है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति है। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति है जनित्र, गैल्वेनोमीटर, अमीटर की मोटर। बताइए स्टूडेंट इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। फटाफट इसका कमेंट बॉक्स में आंसर चाहिए मुझे किसी कीमत पे कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति है। चलिए बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा इन चार ऑप्शनों में से, और मैं इसका सही आंसर बताने वाला हूं क्योंकि आपने अपना आंसर बता दिया है कि इसका सही आंसर क्या होगा। और जो 20वां क्वेश्चन है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की जो युक्ति है वो जनित्र होती है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। आई होप आपने भी ऑप्शन ए ही दिया होगा। मिला लीजिए, अपना स्कोर कंपेरिजन करते रहिए, कितना सही कितना गलत हुआ लिखते
लिखते रहिए, लास्ट में मुझे चाहिए कमेंट में कि टोटल आपका कितना सही हुआ कितना गलत। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 क्लियर होता हुआ क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखिए तो आपकी स्क्रीन पे आ गया, जो कि बहुत ही प्यारा प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है स्टूडेंट, आहार नाल के पेशीय संकुचन को कहते हैं, बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट। होम की स्क्रीन पे आ गया आपके, आहार नाल के पेशीय संकुचन को कहते हैं पाचन, क्रमाकुंचन, परिसंचरण कि अवशोषण। बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा स्टूडेंट। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, फटाफट आंसर इसका बताइए क्या है स्टूडेंट। ठीक है, आहार नाल के पेशीय संकुचन को कहते हैं पाचन कहते हैं कि क्रमाकुंचन कहते हैं कि परिसंचरण कहते हैं कि अवशोषण कहते हैं। चलिए तो चलिए मैं इसका सही आंसर बता देता हूं। आप लोगों ने ऑप्शन दे दिया होगा इसका सही आंसर वाला, और मैं इसका बता रहा हूं सही आंसर, मैच करा लीजिएगा अपने आंसर से। ठीक है, तो कह रहा है कि आहार नाल के पेशीय संकुचन को कहते हैं तो क्रमाकुंचन कहते हैं। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का क्या हो जाएगा सही आंसर। आई होप आपने भी ऑप्शन बी ही दिया होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 21 क्लियर होता हुआ क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ गए। क्वेश्चन नंबर 22 है ऊर्जा की मुद्रा। ऊर्जा की मुद्रा किसे कहते हैं, डीएनए को, आरएनए को, एटीपी को कि क्लोरोफिल को। बताइए, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, लाजवाब क्वेश्चन स्टूडेंट है। इसका सही आंसर हमें चाहिए कि ऊर्जा की मुद्रा किसे कहते हैं। ठीक है, ऊर्जा की मुद्रा किसे कहते हैं, बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट 22 आ गया। ठीक है, तो ऊर्जा की मुद्रा किसे कहते हैं स्टूडेंट, डीएनए को कहा जाता है कि आरएनए को कहा जाता है कि एटीपी को कि क्लोरोफिल को। चलिए इससे इसका सही आंसर बताइए, और इसका सही आंसर बताने लो मैच करा लीजिए कि ऊर्जा की जो मुद्रा कहते हैं उसे एटीपी को कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। आई होप आपने भी ऑप्शन सही दिया होगा। क्वेश्चन नंबर 22 क्लियर होता हुआ तो क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 23 स्टूडेंट यह है, बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है कि 10 पे पावर -6 MSCl विलयन का पीएच मान होगा। बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, 10 पे पावर -6 MSCl का विलयन का जो पीएच मान होगा 7 के 6 के 0 के -6। बताइए फटाफट इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 23 बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और इसका आंसर बताइए कि कमेंट में क्या होगा। ठीक है, चलिए आपने अपना आंसर बता दिया होगा स्टूडेंट 23 का कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा, और मैं आपको बताने वाला हूं कि 23 का रियल आंसर क्या होगा। तो 10 पे पावर -6 MSCl विलयन का पीएच मान जो होता है वो कितना होता है, 6 होता है। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, चलिए आई होप आपने भी 23 का ऑप्शन बी ही दिया होगा, और इसी के साथ हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 ये कह रहा है स्टूडेंट यहाँ पे कि कांसे की प्रतिमाएं बनी होती हैं, कांसे की प्रतिमाएं बनी होती हैं कॉपर जिंक की, कॉपर टिन की कि कॉपर निकल की कि कॉपर आयरन का। बताइए इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और इसका बताइए कि चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, कि कांसे की प्रतिमाएं बनी होती हैं। तो चलिए मैं इसका सही रियल आंसर जो है बता देता हूं। करेक्ट आंसर आप अपने आंसर से मैच करा लीजिए और लिखते रहिए कि आपका कितना हुआ सही कितना हुआ गलत। ठीक है, तो कांसे की प्रतिमाएं बनी होती है स्टूडेंट किसकी, तो कॉपर टिन की बनी होती हैं। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। आई होप आपने भी ऑप्शन बी ही दिया होगा 24 का आंसर, और इसी के साथ हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 23 स्टूडेंट यह है कि निम्नलिखित में एल्कीन है। बताइए इन चार ऑप्शनों में से बताना आपको कि एल्कीन है। ठीक है, C2H6, C2S4, C2S2 कि C6H6। बताइए, बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, आपको बताना निम्नलिखित में एल्कीन कौन है। ठीक है, तो बताइए 25 का आंसर क्या होगा सही आंसर, बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो सब लोग जानते हैं, सभी लोगों ने अपना आंसर दे दिया होगा, और मैं इसका सही आंसर बताने वाला हूँ। मैच करा लीजिए स्टूडेंट अपने आंसर से कि निम्नलिखित में जो एल्कीन है, एल्कीन क्या होता है C2H4। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, C2H4। चलिए उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 25 क्लियर हो गया होगा। इसी के साथ हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। चलिए स्टूडेंट 26 देखिए आपके होम स्क्रीन पे आ गया, जो कि बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। 26 क्वेश्चन ये कह रहा है कि जीवाश्म ऊर्जा का स्रोत है। बताइए जीवाश्म ऊर्जा का स्रोत है पवन ऊर्जा का कि सौर ऊर्जा का कि कोयला या पेट्रोलियम का कि जल विद्युत। बताइए, बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, जीवाश्म ऊर्जा का स्रोत है स्टूडेंट। चलिए फटाफट कमेंट कीजिए कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसके बाद मैं बताता हूँ कि इसका आंसर क्या होगा। चलिए कमेंट कीजिए फास्ट रिप्लाई कीजिए, इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलिए मैं इसका सही आंसर बता देता हूं फाइनली। तो जीवाश्म ऊर्जा का स्रोत जो है वो कोयला और पेट्रोलियम होता है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का क्या है सही आंसर। ठीक है, कोयला पेट्रोलियम जो है जीवाश्म ऊर्जा का स्रोत होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 क्लियर होता हुआ तो हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर 27 की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 यह है कि गंगा सफाई योजना कब प्रारंभ हुई थी। बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट 27 आ गया कि गंगा सफाई जो योजना कब प्रारंभ हुई थी,
1985 में कि 1955 ईस्वी में कि 2005 में कि इनमें से कोई नहीं। बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा कि गंगा सफाई योजना कब प्रारंभ हुई थी। स्टूडेंट वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। चलिए मैं इसका सही आंसर बता देता हूं आप लोगों को कि गंगा सफाई योजना कब प्रारंभ हुई थी। स्टूडेंट सब जानते हैं 1985 में। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। आई होप आपने भी ऑप्शन ए ही दिया होगा। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 27 का अपने आंसर से मैच करा लीजिएगा कि सही है कि गलत है। ठीक है, स्कोर लिखते रहेगा अपने रफ पे। ठीक है, चलिए 27 यहाँ पे क्लियर होता हुआ ना। 28 की ओर बढ़ चलते हैं। 28 स्टूडेंट देखिए बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है कि पराग कणों का परागकोश से वर्तिकाग्र तथा स्थानांतरण कहलाता है। बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। पराग कणों का परागकोश से वर्तिकाग्र तथा स्थानांतरण कहलाता है परागण, अंडोत्सर्ग, निषेचन, किनमें से कोई नहीं। बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट। ठीक है, फटाफट इसका आंसर बताइए कि 28 का आंसर कौन सा होगा इन चारों ऑप्शनों में से। ठीक है, चलिए आई होप आपने भी अपना दे दिया होगा आंसर और मैं जा रहा हूं इसका सही आंसर बताने और मैच करा लीजिए। ठीक है स्टूडेंट, तो पराग कणों का परागकोश से वार्तिकाग्र तथा स्थानांतरण कहलाता है। तो क्या कहलाता है, परागण कहलाता है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। आई होप आपने भी ऑप्शन ए दिया होगा। इसी के साथ हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। क्वेश्चन नंबर 29 बहुत ही प्यारा प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है कि विकास के दृष्टिकोण से मानव से सबसे निकटवर्ती है। विकास के दृष्टिकोण से मानव से सबसे निकटवर्ती है बंदर, चमगादड़, खरगोश की चिंपैंजी। इसका आंसर आना चाहिए सभी लोगों का सही आंसर। फटाफट बताइए कि क्वेश्चन नंबर 29 का कौन सा ऑप्शन सही होगा इन चारों ऑप्शनों में से। ठीक है, चलिए फटाफट आंसर बताइए। तो चलिए मैं इसका सही आंसर बता देता हूं आप लोगों को कि विकास के दृष्टिकोण से मानव से सबसे निकटवर्ती जो है वो चिंपैंजी है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही आंसर। आई होप आपने भी ऑप्शन डी ही दिया होगा। एक क्वेश्चन 29 क्लियर होता हुआ है यहाँ पे। और क्वेश्चन नंबर 30 की ओर बढ़ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए कह रहा है कि गुणसूत्र किस पदार्थ के बने होते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। चलिए बताइए फटाफट कि गुणसूत्र किस पदार्थ के बने होते हैं। प्रोटीन के बने होते हैं कि आरएनए के, डीएनए के, डीएनए और प्रोटीन के। बताइए कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी स्क्रीन पे बता रहा हूं। चलिए इसका आंसर बताइए कौन सा आंसर सही होगा स्टूडेंट। ठीक है, कि गुणसूत्र किस पदार्थ के बने होते हैं। प्रोटीन, आरएनए, डीएनए, डीएनए और प्रोटीन के। तो चलिए मैं इसका सही आंसर बता देता हूं कि गुणसूत्र किस पदार्थ के बने होते हैं स्टूडेंट। तो सब लोग जानते हैं कि डीएनए और प्रोटीन दोनों के बने होते हैं। और ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। आई होप आपने भी ऑप्शन डी ही दिया होगा क्वेश्चन नंबर 30 का। और क्वेश्चन नंबर 30 क्लियर होता हुआ तो क्वेश्चन नंबर 31 की ओर बढ़ चलते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन वो है। चलिए स्टूडेंट फटाफट इसका आंसर बताइए कि 31 का आंसर क्या होगा स्टूडेंट। ठीक है, तो 31 का आंसर स्टूडेंट देखिए जैसा कि देख पा रहे हैं कि क्वेश्चंस को पहले पढ़ लेते हैं ध्यानपूर्वक कि किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े हों आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है, संभवतः दर्पण है। बताइए कि आप कहीं भी खड़ा हो रहे हैं, आपका जो प्रतिबिंब सदैव सीधा बन रहा है तो कौन सा दर्पण हो सकता है। केवल समतल, कि केवल अवतल, कि केवल उत्तल, या तो समतल अथवा उत्तल। बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 31 स्टूडेंट। ठीक है, फटाफट इसका आंसर दीजिए क्वेश्चन को पढ़कर समझकर कि हाँ क्या हो सकता है इसका सही आंसर, और कमेंट कीजिए कि इसका सही आंसर क्या होगा। और मैं इसका सही आंसर आप लोगों को बताने वाला हूं क्योंकि आपने सही आंसर दे दिया होगा और मैच करा लीजिएगा मेरे आंसर से। कह रहा है कि किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े हो आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। तो देखिए अवतल दर्पण जो उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण में भी आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है और समतल दर्पण में। तो यहाँ पे ऑप्शन में दोनों दिया है तो लिखेंगे आप या तो समतल अथवा उत्तल। ठीक है, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर, क्योंकि समतल में भी आपका प्रतिबिंब सीधा बनता है चाहे आप कितनी दूरी पर खड़े क्यों ना हो, और उत्तल दर्पण में भी। तो दोनों दिया था इसलिए ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। आई होप आपने भी ऑप्शन डी ही दिया होगा, क्लियर हो गया होगा 31। चलिए 32 की ओर बढ़ चलते हैं। 32 स्टूडेंट यह है कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का दूर बिंदु स्थित कितना होता है। ठीक है, बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है 32 कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का दूर बिंदु स्थित होता है 25 सेंटीमीटर पे, कि 25 सेंटीमीटर से कम दूरी पर, कि अनंत पर, कि अनंत से कम दूरी पर। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन 32, बहुत ही ज्यादा लाजवाब क्वेश्चन से मजा आ जाएगा आप लोगों को करके। ठीक है, तो चलिए बताइए 32 का कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, फटाफट आंसर बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा स्टूडेंट। ठीक है, मैं चलिए इसका सही आंसर आप लोगों को बता देता हूं। तो निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का दूर बिंदु स्थित जो होता है वो अनंत से कम दूरी पर होता है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा सही आंसर। आई होप सबने ऑप्शन डी ही दिया होगा और क्वेश्चन नंबर 32 क्लियर होता हुआ यहाँ पे।
चलिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 32 क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 33 की ओर बढ़ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 स्टूडेंट यह है कि प्रिज्म द्वारा विचलन अधिकतम होता है। प्रिज्म द्वारा विचलन अधिकतम होता है बैंगनी रंग का, कि हरे रंग का, कि पीले रंग का, कि लाल रंग का। बताइए स्टूडेंट कि क्वेश्चन नंबर 33 का कौन सा ऑप्शन सही होगा, फटाफट इसका आंसर बताइए। ठीक है, चलिए कमेंट कीजिए कि इसका सही आंसर क्या होगा। स्टूडेंट जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। आप लोग कमेंट सभी लोग कर लिए होंगे, आई होप इतना समय बहुत है आप लोगों के लिए। और इसी के साथ हम इसका आंसर बताने वाला है आप लोगों को कि प्रिज्म द्वारा विचलन अधिकतम होता है तब बैंगनी रंग का। बैंगनी रंग का प्रिज्म द्वारा विचलन सबसे अधिकतम होता है, लेकिन लाल रंग का सबसे कम होता है। ये भी तो हम लोग क्वेश्चन देखे ना। तो क्वेश्चन नंबर 33 यहाँ पे क्लियर होता हुआ। क्वेश्चन नंबर 34 की ओर बढ़ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 स्टूडेंट यह है कि प्रकाश का वेग निम्न में से किस माध्यम में सबसे अधिक होता है। प्रकाश का जो वेग निम्न में से बताइए, निम्न में से किस माध्यम में सबसे अधिक होता है, वायु में, कि जल में, कि कांच में, कि निर्वात में। बताइए क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर क्या होगा। बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए मैं इसका सही आंसर आप लोगों को बता देता हूं, क्योंकि आपने ऑप्शन दे दिया होगा, अपना सही आंसर ओपिनियन जो भी आप करा होगा आपने दे दिया होगा। मैं इसका सही आंसर बता रहा हूँ स्टूडेंट। तो प्रकाश का वेग निम्न में से किस माध्यम में सबसे अधिक होता है, तो निर्वात में। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा सही आंसर। आई होप आपने भी ऑप्शन डी ही दिया होगा। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 34 क्लियर होता हुआ और क्वेश्चन नंबर 35 की ओर बढ़ चलते हैं। चलिए स्टूडेंट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 35 आ गया और क्वेश्चन नंबर 35 स्टूडेंट यह कह रहा है कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति को यह दोष दूर करने के लिए किस लेंस या दर्पण का उपयोग करना होगा। बताइए उत्तल लेंस का कि अवतल लेंस का, कि उत्तल दर्पण का, कि अवतल दर्पण का। बताइए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 35। इसका आंसर सही सही बताइए स्टूडेंट कि क्या होगा कि अगर निकट दृष्टि दोष किसी व्यक्ति में है तो अगर उस दोष को दूर करने के लिए वो किस लेंस का या दर्पण का प्रयोग कर सकता है। सब लोग जानते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। फटाफट इसका सही आंसर बताइए। इसके बाद मैं सही आंसर बताने वाला हूँ कि इसका सही आंसर क्या होगा स्टूडेंट। ठीक है, चलिए मैं इसका सही आंसर फाइनली बता देता हूँ कि अगर किसी मनुष्य के आंख में अगर निकट दृष्टि दोष है तो जाहिर सी बात है उसके दोष को निवारण करने के लिए मुझे अवतल लेंस का प्रयोग करना पड़ेगा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, आपने भी ऑप्शन बी ही दिया होगा, नॉर्मल क्वेश्चन सबने दिया होगा। यहाँ पे 35 नंबर वाला क्वेश्चन क्लियर होता हुआ और इसी के साथ हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। क्वेश्चन नंबर 36 स्टूडेंट बहुत ही प्यारा प्रश्न है। कह रहा है कि विद्युत सामर्थ्य P का सूत्र है, विद्युत सामर्थ्य P का सूत्र है कि P बराबर V बटे I, कि P बराबर 1 बटे V, कि P बराबर V इंटू I, कि P बराबर V स्क्वायर बटे I। बताइए इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। विद्युत सामर्थ्य P का सूत्र क्या होता है रियल, बताइए फटाफट इसका आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में कि किसका सही आंसर क्या होगा। और आई होप आपने ऑप्शन दे दिया होगा कि सही आंसर क्या होगा। इसी के साथ हम बताएंगे किसका सही आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 36 का। तो यहाँ पे है कि विद्युत सामर्थ्य P का सूत्र है तो P बराबर VI होता है। ठीक है, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। आई होप आपने भी ऑप्शन सी ही दिया होगा। और इसी के साथ एक क्वेश्चन 36 क्लियर होता हुआ क्वेश्चन नंबर 37 की ओर बढ़ चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 37 स्टूडेंट यह है कि वेबर किस राशि का मात्रक है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ गया कि वेबर किस राशि का मात्रक है। बताइए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, कि चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा कि वेबर किस राशि का मात्रक होता है स्टूडेंट। ठीक है, बहुत ही प्यारा प्रश्न है। इसका आंसर चाहिए मुझे किसी कीमत पे, फटाफट इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कीजिए। ठीक है, चलिए तो कमेंट आपने कर दिया है कि इसका सही आंसर क्या होगा आई होप। और मैं जा रहा हूँ इसका सही आंसर बताने क्वेश्चन नंबर 37 का कि वेबर किस राशि का मात्रक है स्टूडेंट, तो वो चुंबकीय फ्लक्स का। ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स का ऑप्शन 20 क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। आई होप आपने क्लियर कर रखा है इसको। क्वेश्चन नंबर 37 का ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 38 की ओर बढ़ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 स्टूडेंट यह है, कह रहा है कि शुद्ध जल का पीएच मूल्य हो। बताइए शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। 0, 1, 7, 14। इसका सही आंसर आना चाहिए सभी लोगों का। बताइए कमेंट करके बताइए कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ गया 38। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। आई होप आपने दे दिया इसका सही आंसर और मैं जा रहा हूँ इसका सही आंसर अब बताने आप लोगों को। तो शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है स्टूडेंट, तो कितना होता है तो 7 होता है। सब लोग जानते हैं कितना होता है 7। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 38 का। ऑप्शन सी 7 होता है शुद्ध जल का पीएच मान। हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 39 की ओर। चलिए स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर 39 आपके होम स्क्रीन पे आ गया, जो कि बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 39 कि 1 विलियन का पीएच मान
3 है, बिलियन है। अच्छा ये बताइए कि किसी विलेन का पीएच मान अगर 3 है तो क्या कहलाएगा, क्षारीय, उदासीन कि अम्लीय, कि इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए, तो इसका आंसर तो सबका आना चाहिए ना, क्योंकि क्वेश्चन बहुत नॉर्मल है, हम लोग इतना बार पढ़ चुके हैं कि ऐसा कैसे हम हैंडल करते हैं कि कौन सा क्षारीय होगा, कौन अम्लीय होगा, कौन उदासीन होगा, सब लोग जानते हैं आप लोग। तो जाहिर सी बात है कि इसका सही आंसर देंगे ही देंगे। आई होप आपने दे भी दिया होगा, मैं इसका सही आंसर बता देता हूँ। तब आप जानेंगे कि एक विलेन का पीएच मान 3 है तो 7 से कम होता है तो अम्लीय में गिनती होता है, बात खत्म। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबने सही दिया होगा आई होप। क्वेश्चन नंबर 39 क्लियर होता हुआ। क्वेश्चन नंबर 40 की ओर बढ़ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 स्टूडेंट यह है कि अमलगम होते हैं, अमलगम होते हैं उपधातु की मिश्र धातु की यौगिक के विषम विषमांगी मिश्रण। बताइए अमलगम होते हैं, बताइए क्या होते हैं, उपधातु होते हैं कि मिश्र धातु होते हैं कि यौगिक होते हैं कि विषममांगी मिश्रण होते हैं। ठीक है, बताइए फटाफट कि इसका सही आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी बताइए। फर्स्ट बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। सभी ने कमेंट आप कर दिया होगा कि इसका सही आंसर क्या होगा स्टूडेंट, और हम बताएंगे इसका सही आंसर क्या होगा, अपने आंसर से मैच करा लीजिए। ठीक है, कि अमलगम होते हैं, तो अमलगम होते हैं स्टूडेंट विषमांगी मिश्रण होते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। आई होप आपने भी ऑप्शन डी ही दिया होगा इस क्वेश्चन का आंसर। और क्वेश्चन नंबर 40 यहाँ पे क्लियर होता हुआ, और हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 41 की ओर। और देख पा रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 41 क्या कह रहा है, बहुत ही प्यारा प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है कि एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम है। एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम है। एसिटिक अम्ल कि एथेनोइक अम्ल कि मेथेनोइक अम्ल कि प्रोपेनोइक अम्ल। बताइए इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। बताइए कि एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम होगा, बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए फटाफट इसका आंसर बताइए कि चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। आप पहले अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए, सोच लीजिए, समझ लीजिए, आंसर दीजिए कि क्या होगा इसका। ठीक है, चलिए फाइनली मैं तो ये सोच रहा हूँ कि आप लोग आंसर दे ही दिए होंगे। इतना समय बहुत है आप लोगों के लिए कमेंट करने के लिए, सोचने समझने के लिए, और मैं इसका रियल आंसर बता रहा हूँ क्या होगा, आप मैच करा लीजिएगा अपने आंसर से। तो एसिटिक अम्ल का जो IUPAC नाम होता है स्टूडेंट, वो होता है एथेनोइक अम्ल। क्या होता है, एथेनोइक अम्ल। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 की ओर बढ़ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 स्टूडेंट यह है कि CH3COCH3 का IUPAC नाम है, बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। बताइए कि CH3COCH3 का IUPAC नाम है प्रोपेन, ब्यूटेनॉन कि प्रोपेनॉन कि प्रोपेनल। बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ गया आपके होम स्क्रीन पे स्टूडेंट। ठीक है, बताइए क्या होगा कि CH3COCH3 का IUPAC नाम होगा स्टूडेंट। ठीक है, तो बताइए इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और आई होप आपने सही आंसर दे दिया होगा, और मैं इसका सही आंसर बताने वाला हूं कि इसका सही आंसर क्या होगा स्टूडेंट। तो CH3COCH3 का जो IUPAC नाम होता है स्टूडेंट, वो क्या होता है, तो प्रोपेनोन होता है। क्या होता है, प्रोपेनोन। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपने भी ऑप्शन सी ही दिया होगा, या क्वेश्चन क्लियर होता हुआ। क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 43 की ओर बढ़ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 स्टूडेंट यह है कि मनुष्य में लार ग्रंथियां की संख्या होती है। मनुष्य में लार ग्रंथियों की संख्या होती है 2 जोड़ी कि 3 जोड़ी कि 4 जोड़ी कि 5 जोड़ी। इसका आंसर तो सही आना चाहिए सभी लोगों का, क्योंकि आपने क्वेश्चन बहुत बार पढ़ा हुआ है कि मनुष्य में लार ग्रंथियों की संख्या होती है स्टूडेंट। ठीक है, फटाफट इसका आंसर कीजिए कमेंट बॉक्स में कि 43 का रियल आंसर क्या होगा इन चारों ऑप्शनों में से। ठीक है, चलिए तो मैं इसका रियल आंसर आप लोगों को बता देता हूँ, सही आंसर इसका क्या होगा, और आप पहले कमेंट कर लीजिए अच्छे तरीके से, सभी स्टूडेंट कर लीजिए। ठीक है, चलिए मैं बताता हूँ इसका सही आंसर क्या होगा। तो मनुष्य में लार ग्रंथियों की जो संख्या होती है वो कितनी जोड़ी होती है, तो स्टूडेंट 3 जोड़ी होती है। ठीक है, 3 जोड़ी। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। आई होप आपने 43 क्वेश्चंस बहुत अच्छे तरीके से क्लियर कर रखा, और नोट कर रहे हैं ना आप लोग कितना सही कितना गलत हो रहा है। हाँ, नोट करते रहिए, लास्ट में बताइएगा। ठीक है, चलिए 43 क्लियर हो गया, 44 की ओर बढ़ चलते हैं। चलिए स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर 44 आ गया होम इस सीन पर, बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। कह रहा है कि मनुष्य में ग्रास नली की लंबाई होती है। बताइए स्टूडेंट, बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। मनुष्य में ग्रास नली की लंबाई होती है 5.8 सेंटीमीटर कि 25 से 30 सेंटीमीटर तक कि 1.5 मीटर तक कि 15 फीट तक। बताइए बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए कि मनुष्य में जो ग्रास नली की लंबाई होती है वो कितनी होती है। बहुत ही प्यारा प्रश्न आपके होम स्क्रीन पे आया है 44। बताइए कि सही से रियल इसका आंसर क्या होगा।
होगा फटाफट कमेंट कीजिए स्टूडेंट, ठीक है। चलिए आई होप आप कमेंट कर लिए होंगे कि आपका जो भी आंसर हो कमेंट करके बता दिए हैं, और मैं इसका सही आंसर बता रहा हूँ, मैच करा लीजिए। तो यहाँ पे सिंपल क्वेश्चन पूछा है कि मनुष्य में जो ग्रास नली की लंबाई होता है वो 25 से 30 लगभग सेंटीमीटर होता है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। चलिए आई होप आपने क्वेश्चन नंबर 44 क्लियर कर रखा अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 55 की ओर बढ़ चलते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से मनुष्य की लार में पाया जाता है, बताइए कि इन चारों ऑप्शनों में से मनुष्य के लार में पाया जाता है टाइलिन की लाइसोजाइम की पेप्सिन की टाइलिन व लाइसोजाइम दोनों, बताइए। क्वेश्चन नंबर 45 बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा स्टूडेंट, कि निम्नलिखित में से मनुष्य की लार में पाया जाता है टाइलिन लाइसोजाइम पेप्सिन की टाइलिन व लाइसोजाइम दोनों। तो मैं बता दूं फाइनली कि इसका सही आंसर क्या होगा, आपने कमेंट करके बता दिया होगा। इसका जो सही आंसर होगा स्टूडेंट के मनुष्य के लार में पाया जाता है तो टैलिन पाया जाता है, सब लोग जानते हैं। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही आंसर। आई होप आपने भी ऑप्शन ए ही दिया होगा क्वेश्चन नंबर 45 का। चलिए अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 46 की ओर। क्वेश्चन नंबर 46 स्टूडेंट यह है कि ग्लाइकोलाइसिस के अंत में कितने एटीपी अणुओं का लाभ होता है। ग्लाइकोलाइसिस के अंत में कितने एटीपी अणुओं का लाभ होता है, 2, 0, 4 कि 8। चलिए स्टूडेंट बताइए कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है 46, ठीक है। बताइए स्टूडेंट कि इसका सही आंसर क्या होगा। उम्मीद करता हूं कि आपने बता दिया होगा कि इसका सही आंसर क्या होता है, क्या होगा, आपने कमेंट कर दिया होगा, और मैं इसका रियल आंसर बता रहा हूं कि इसका आंसर क्या होगा स्टूडेंट, ठीक है। तो ग्लाइकोलाइसिस के अंत में कितने एटीपी अणुओं का लाभ होता है स्टूडेंट, तो कितने, तो 2, कितने, 2। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। आई होप आपने भी ऑप्शन यही दिया होगा क्वेश्चन नंबर 46 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 क्लियर होता हुआ हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 47 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 47 स्टूडेंट यह बोल रहा है यहाँ पे कि निम्न में से विटामिन का कौन सा जोड़ा जल में घुलनशील है। बहुत ही प्यारा प्रश्न आ गया होम क्वेश्चन पे आपके कि निम्न में से विटामिन का कौन सा जोड़ा जल में घुलनशील है, विटामिन ए तथा बी, कि विटामिन बी तथा सी, कि विटामिन सी तथा के, कि विटामिन डी तथा बी। चलिए बताइए कि फटाफट इसका आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्यों कह रहा है कि जल में घुलनशील विटामिन कौन होता है, यहाँ पे जोड़ा दो का पेयर दिया है, बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा क्वेश्चन नंबर 47 का। चलिए फटाफट आंसर बताइए किसका रियल आंसर क्या होगा, सही आंसर बताइए स्टूडेंट, बताते रहिए। चलिए उम्मीद करता हूं कि आपने सबने बता दिया होगा अपना जो भी इसका, जब भी सभी लोगों का आंसर होगा। मैं इसका रियल आंसर बता रहा हूं कि निम्न में से पूछ रहा है कि विटामिन का कौन सा जोड़ा जल में क्या है, घुलनशील है। तो मैं बता दूं कि कौन सा जो जोड़ा है जल में घुलनशील होता है, तो विटामिन बी तथा सी, विटामिन बी तथा सी। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। आई होप आपने भी ऑप्शन बी ही दिया होगा इस क्वेश्चन का आंसर। और हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 48 की ओर। चलिए स्टूडेंट यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 48 आ गया, और क्वेश्चन नंबर 48 स्टूडेंट क्या बोल रहा है यहाँ पे पढ़ लेता हूँ अच्छे तरीके से। क्वेश्चन नंबर 48 स्टूडेंट यहाँ पे ये बोल रहा है कि पल्मोनरी, जिसे फुफ्फुस कहा जाता है, पल्मोनरी फुफ्फुस सिरा खुलती है या रुधिर लाती है, ठीक है। पल्मोनरी फुफ्फुस सिरा खुलती है या रुधिर लाती है, दाहिने अलिंद में कि बाएं अलिंद में, कि बाएं नीले में कि दाहिने नीले में, बताइए। बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका सही आंसर क्या होगा स्टूडेंट, ठीक है, कि पल्मोनरी फुफ्फुस सिरा खुलती है या रुधिर लाती है, बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा इन चारों ऑप्शनों में से स्टूडेंट, ठीक है। फटाफट इसका आंसर बताइए कि रियल आंसर इसका क्या होगा। चलिए मैं इसका सही आंसर आप लोगों को बता देता हूं कि इसका सही आंसर क्या होगा स्टूडेंट, ठीक है। तब पल्मोनरी फुफ्फुस सिरा खुलती है या रुधिर लाती है स्टूडेंट, तब बाएं अलिंद में। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। आई होप आपने ऑप्शन बी ही दिया होगा क्वेश्चन नंबर 48 का, ठीक है। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 48 क्लियर हो गया होगा। तो हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 49 की ओर। चलिए स्टूडेंट अब क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है यहाँ पे कि मनुष्य के प्रत्येक जबड़े में चर्वणक दंतों की संख्या होती है, बताइए। बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है कि मनुष्य के प्रत्येक जबड़े में चर्वक दंतों की संख्या होती है, 2 कि 4 कि 6 कि 8, बताइए स्टूडेंट इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न में बता रहा हूं आप लोगों को स्टूडेंट, ठीक है। बताइए फटाफट आंसर बताइए कि कौन सा आंसर सही होगा क्वेश्चन नंबर 49 के लिए। तो चलिए मैं रियल इसका आंसर बता देता हूं आप लोगों को, इसका सही आंसर क्या होगा। पहले आप लोग कमेंट अच्छे तरीके से कर लीजिए पढ़ के इसका, ठीक है। चलिए मैं इसका सही आंसर बता रहा हूं आप लोगों को कि मनुष्य के प्रत्येक जबड़े में चर्वक दंतों की संख्या जो होती है वो कितनी होती है, 6 होती है स्टूडेंट। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। आई होप आपने भी ऑप्शन सी ही दिया होगा क्वेश्चन नंबर 49 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 क्लियर होता हुआ तो क्वेश्चन नंबर 50 को जो कि लास्ट क्वेश्चन महाधमाका, बताइए इसका सही आंसर आप लोग कि अमोनिया का यूरिया में परिवर्तन करता है, अमोनिया का यूरिया में परिवर्तन करता है अग्नाशय की यकृत की आमाशय की वृक्क, बताइए।
अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करता है? कौन करता है? अग्नाशय करता है कि यकृत करता है कि अमाशय करता है कि यूरिक करता है? बताइए। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है स्टूडेंट। अब लास्ट क्वेश्चन से इसका सही आंसर, सबसे उम्मीद है कि आप लोग सही देंगे इसका आंसर। तो चलिए फाइनली आप लोगों ने अपना आंसर दे दिया होगा स्टूडेंट। अब मैं इसका सही आंसर बताने वाला हूँ कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो अमोनिया का यूरिया में जो परिवर्तित कर देता है स्टूडेंट, वो कौन करता है? तो यकृत करता है। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ता हूं। पहला क्वेश्चन यह है कि धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र, धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र है NaHCO3 Na2CO3 10H2O कि CaOCl2 कि NaOH। बताइए धोने के सोने का रासायनिक सूत्र क्या है? बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए किसका सही आंसर क्या होगा? जल्दी जल्दी कमेंट करके आप लोग बताइए किसका सही आंसर क्या होगा। और मैं इसका सही आंसर आप लोग बताने वाला हूं क्योंकि आप लोग कमेंट कर चुके होंगे। ठीक है, तो इसका सही जो आंसर होगा स्टूडेंट वो होगा कि धोने के सोडा का जो रासायनिक सूत्र होता है वो Na2CO3 और 10H2 होता है। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का सही आंसर है। आई होप सबने किया होगा, पूरा कंफर्म मैं कह रहा हूं सबने ऑप्शन बी दिया होगा क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस पढ़ा दिए गए हैं पहले ही। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर पहला क्लियर हो गया। तो इसी के साथ हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर और क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर दूसरा बहुत ही ज्यादा पॉपुलर और महत्वपूर्ण प्रश्न है। कह रहा है कि, चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा स्टूडेंट यह है कि पादपों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण होता है। बताइए कि पादपों में जो प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण होता है, जड़ में कि पत्ती में कि तने में कि पुष्प में? बताइए स्टूडेंट इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा कि पादपों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण होता है? तो बताइए फटाफट कमेंट करके बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है और स्टूडेंट जल्दी कमेंट कीजिए इसका रियल आंसर क्या होगा। और आई होप आपने कर दिया होगा कि इसका सही आंसर क्या होगा। मैं बताने वाला हूं आप लोगों का एग्जैक्ट में इसका सही आंसर क्या होगा, मिला लीजिएगा मेरे आंसर से कि पादपों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण होता है स्टूडेंट जो वो पत्ती में। कहां होता है? पत्ती में। ठीक है, ऑप्शन 20 क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। आई होप ये भी क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट। हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर। क्वेश्चन नंबर तीसरा स्टूडेंट यह है कि पीत का निर्माण होता है, पीत का निर्माण होता है पित्ताशय कि यकृत में कि अग्नाशय में कि वृषण में? बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा कि जो पीत का निर्माण होता है किससे? पित्ताशय से कि यकृत से कि अग्नाशय कि वृषण से? चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? जल्दी जल्दी फटाक से आंसर इसका दीजिए, समय नहीं है, बहुत ही फास्ट रिविजन करना हम लोगों को। जल्दी बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। ठीक है, बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए आई होप आपने सभी लोगों ने आंसर बता दिया होगा। इसका सही आंसर क्या आप मैं बताने वाला हूँ, इसका रियल आंसर क्या होगा मैच करा लीजिएगा। नहीं आता है तो तुरंत याद कर लीजिएगा कि पीत का जो निर्माण होता है स्टूडेंट वो यकृत से। ठीक है, ऑप्शन 20 क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आई होप क्वेश्चन नंबर तीसरा क्लियर हो गया अच्छे तरीके से। और इसी के साथ हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर चौथे की ओर। और क्वेश्चन नंबर 4 स्टूडेंट यह है कि ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है। ग्लाइकोलाइसिस की जो प्रक्रिया है वो संपन्न होती है कोशिका द्रव में, राइबोसोम्स में कि माइटोकॉन्ड्रिया में कि अंतःपद्रव्य जालिका में? बताइए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, बताइए कि ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है। फटाफट इसका सही आंसर बता दीजिए स्टूडेंट, बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, चलिए कमेंट कीजिए, मैं थोड़ा वक्त देता हूं आप लोगों का। हमको तो लगता है कि अब तक कमेंट आप लोग सभी बच्चे कर दिए होंगे और मैं जा रहा हूं इसका सही आंसर बताने की। जो ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है वो कहाँ होती है? तो कोशिका द्रव में होती है। कहाँ? कोशिका द्रव में। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। आई होप क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर हो गया होगा। आपने भी क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर यही दिया होगा, पूरा विश्वास है। चलिए क्वेश्चन 4 क्लियर। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ चलते हैं, वो भी क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा अच्छा है। चलिए स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आ गया आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि फ्लोएम द्वारा भोजन का स्थानांतरण होता है। बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कि फ्लोएम द्वारा जो भोजन का स्थानांतरण होता है सुक्रोज के रूप में कि प्रोटीन के रूप में कि हार्मोन्स के रूप में कि वसा के रूप में? बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि फ्लोएम द्वारा भोजन का स्थानांतरण जो होता है वो किस रूप में होता है? तो आंसर दीजिए। हमको तो लगता है कि आप लोग आंसर दे दिए होंगे और हम चलिए इसका रियल आंसर बता देता, आप लोग मैच करा लीजिए कि जो फ्लोएम द्वारा भोजन का स्थानांतरण होता है स्टूडेंट वो सुक्रोज के रूप में होता है। किस रूप में? सुक्रोज के रूप में। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 क्लियर। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 स्टूडेंट यह है कि यकृत संश्लेषित करता है, जो यकृत है वो संश्लेषित करता है शर्करा को रुधिर की यूरिया की प्रोटीन। बताइए यकृत संश्लेषित करता है शर्करा की रुधिर की यूरिया की प्रोटीन। बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 6 और इसका सही आंसर आप लोग बताइए अभी चाहिए मुझे। ठीक है, सभी लोग कमेंट कीजिए यकृत संश्लेषित करता है। चलिए आई होप सब लोगों ने कर दिया होगा कमेंट और मैं इसका सही आंसर आप लोगों को बताने वाला हूं कि इसका सही आंसर क्या होगा स्टूडेंट। तो यकृत संश्लेषित करता है तो यूरिया संश्लेषित करता है यकृत। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर 6 सही हो जाएगा। और हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर।
और स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 स्टूडेंट यह है कि वृक्क बना होता है। बताइए वृक्क जो होता है वो बना होता है किससे? मूत्रवाहिनियों से, कि पेल्वियम नलिकाओं से, पेल्वियम नलिकाओं से, कि नेफ्रॉन से, कि शुक्रजनक नलिकाओं से। बताइए इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा क्वेश्चन नंबर 7 का? बताइए बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट, फटाफट क्वेश्चन बताइए क्वेश्चन का क्या आंसर होगा कि वृक्क बना होता है। ठीक है, वृक्क किससे बना होता है स्टूडेंट? चलिए बताइए। हमको लगता है कि सभी लोगों ने कमेंट कर दिया होगा। अब मैं इसका सही आंसर आप लोगों को बताने वाला हूं, मैच करा लीजिए। तो जो वृक्क स्टूडेंट बना होता है वो नेफ्रॉन से बना होता है। किससे? नेफ्रॉन से। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। आई होप सबने ऑप्शन सी दिया होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 क्लियर। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जो क्वेश्चन से स्टूडेंट वो है कि केवल प्रोटीन्स के बने होते हैं, केवल प्रोटीन्स के बने होते हैं क्लोरोप्लास्ट, लाइसोसोम्स, प्रायोन्स के जीन्स। बताइए केवल प्रोटीन के बने होते हैं। इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही होगा स्टूडेंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8वां का। तो चलिए आई होप, हमको लगता है सभी लोगों ने आंसर दे ही दिया होगा लगभग कि इसका क्या सही आंसर होगा, और मैं इसका सही आंसर बताने वाला हूँ। चलिए मैच करा लीजिए कि केवल प्रोटीन्स के बने होते हैं। तो केवल प्रोटीन्स के बने होते हैं तो प्रायोन्स, प्रायोन्स जो होते हैं वो केवल प्रोटीन के बने होते हैं स्टूडेंट। ठीक है, बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 8 है। उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 9 स्टूडेंट यह है, क्वेश्चन 9 देख लीजिए, इसका आंसर दीजिए कि एक संकर क्रांस का जीन प्रारूप अनुपात होता है। बताइए एक संकर क्रांस का जो जीन प्रारूप अनुपात होता है क्या होता है? 3:1, 1:2, 2:1, कि 2:1, 1:1, 1:2, कि 9:3, 3:3, 3:1। बताइए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 का। फटाफट आंसर बताइए कि रियल आंसर क्या होगा इसका, और हमें इसका आंसर चाहिए। सभी लड़कों से उम्मीद है कि आप लोग सही देंगे क्योंकि पढ़ाया हुआ ये प्रश्न है। और चलिए सभी लोगों ने आंसर दे दिया अपना। मैं सही आंसर बताने वाला हूँ इसका कि एक संकर क्रांस का जो जीन प्रारूप का अनुपात होता है स्टूडेंट वो कितना होता है? तो 1:2:1 होता है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, आई होप क्वेश्चन नंबर 9 क्लियर हो गया होगा। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। और हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए स्टूडेंट, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण आपकी स्क्रीन पे आ गया। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि दर्पण की फोकस दूरी स्मॉल एफ तथा वक्रता त्रिज्या कैपिटल आर के बीच संबंध है। बताइए कि दर्पण की जो फोकस दूरी स्मॉल एफ होती है तथा वक्रता त्रिज्या कैपिटल आर जो होती है इनके बीच क्या संबंध है? इन चार ऑप्शन में से एफ बराबर आर, की एफ बराबर 1/r, की 2f बराबर आर, की एफ बराबर 2r। बताइए इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है? बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट। ठीक है, 2021 बोर्ड एग्जाम में देखने को आपको मिल सकता है। बहुत ही प्यारा प्रश्न है। तो चलिए फटाफट कमेंट कीजिए और इसका मैं सही आंसर बताने वाला हूं क्योंकि आप लोगों ने आंसर तुरंत दे दिया होगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा कि दर्पण की जो फोकस दूरी स्मॉल एफ होती है तथा वक्रता त्रिज्या कैपिटल आर उनके बीच जो संबंध होता है वो 2f बराबर आर होता है। 2f बराबर आर, क्योंकि देखिए यहाँ पे 2f बराबर आर होता है, तभी तो हम यहाँ पे f जो निकालते हैं वो r/2 हो जाता है। ठीक है, फॉर्मूला इसी से बना होता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो ऑप्शन होगा सी सही होगा। आई होप सबने भी ऑप्शन सी ही दिया होगा। चलिए क्वेश्चन क्लियर होता हुआ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 स्टूडेंट क्या है, जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। और क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 12 सेंटीमीटर है। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 12 सेंटीमीटर है। दर्पण के उत्तल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या होगी। देखिए यहाँ पे एकदम उसी फार्मूले पे सूत्र दे दिया है कि एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी आपको स्मॉल एफ बराबर 12 सेंटीमीटर दे दिया है, और कह रहा है कि उत्तल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या कैपिटल आर पूछ रहा है। तो बताइए कि क्या होगा? 6 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर की 24 सेंटीमीटर। अभी मैं जस्ट बताऊँ, आप बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो फॉर्मूला क्या होता है? आर बराबर क्या होता है? 2f तो होता है। आप तुरंत निकाल दीजिए स्टूडेंट, कमेंट कीजिए और मैं इसका सही आंसर आप लोगों को बता देता हूँ कि आर बराबर क्या हो जाएगा? 2 और एफ का वैल्यू आगे से दे रखा है 12, तो 12 दूनी के 24, तो 24 सेंटीमीटर। मतलब ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, सब लोग ने दे दिया होगा, पूरा विश्वास है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 क्लियर। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 जो स्टूडेंट है बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 ये कह रहा है कि किसी चालक तार में विद्युत धारा का प्रवाह होता है। बताइए स्टूडेंट कि किसी चालक तार में जो विद्युत धारा का प्रवाह होता है मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा, कि प्रोटॉनों द्वारा, कि आयनों द्वारा, कि न्यूट्रॉनों द्वारा। बताइए फटाफट बताइए क्वेश्चन नंबर 12 को कौन सा सही आंसर होगा? जल्दी जल्दी कीजिए इसका आंसर। मैं आप लोगों को बताता हूँ इसका सही आंसर क्या होगा, पहले आप लोग कर लीजिए। आई होप आपने कर लिया होगा, इतना समय बहुत आप लोगों के लिए, तुरंत आपको कमेंट ही तो करना है सिर्फ। चलिए, तो हमको लगता है कर दिए होंगे आप लोग। मैं इसका सही आंसर बताने वाला हूँ। कह रहा है क्वेश्चन कि किसी चालक तार में जो विद्युत धारा का प्रवाह होता है स्टूडेंट वो मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा होता है। किसके द्वारा? मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होता है। ठीक है, किसी चालक तार में विद्युत धारा का प्रवाह। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 क्लियर होता हुआ है। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 यह कह रहा है कि विभवांतर का मात्रक यंत्र है। विभवांतर का जो मापक यंत्र है वो क्या होता है स्टूडेंट? धारामापी, वोल्ट मीटर, की अमीटर, की ओम मीटर। बताइए, बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि विभवांतर का जो मापक यंत्र होता है क्या होता है? इन चारों ऑप्शन में से फटाफट बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा स्टूडेंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13।
चलिए बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा स्टूडेंट, फटाफट। हमको लगता है बता दिए होंगे आप लोग, ठीक है। आई होप आपने क्लियर कर रखा होगा इस क्वेश्चन का आंसर। अब मैं जा रहा हूँ सही आंसर बताने कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो विभवांतर का जो मापक है तो सब जानते हैं वोल्ट मीटर होता है, बात ही सिंपल, ठीक है। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट, समझ रहे हैं। चलिए तब क्वेश्चन नंबर 13 हो ही गया, तो हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। क्वेश्चन नंबर 14 स्टूडेंट क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 14 ये कह रहा है कि डायनेमो उत्पन्न करता है। अब देखिए यहाँ पूछ रहा है कि डायनेमो उत्पन्न करता है। अब डायनेमो उत्पन्न क्या करता है, आवेश की विद्युत वाहक बल कि विद्युत क्षेत्र कि चुंबकीय क्षेत्र, बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो डायनेमो है उत्पन्न करता है, डायनेमो क्या उत्पन्न करता है, आवेश करता है कि विद्युत वाहक बल करता है कि विद्युत क्षेत्र कि चुंबकीय क्षेत्र, बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, इसका सही आंसर आप लोग बताइए क्या होगा। आई होप आपने बता दिया होगा, मैं इसका सही आंसर आप लोगों को बताने वाला हूँ कि इसका सही आंसर क्या होगा। कह रहा है कि डायनेमो उत्पन्न करता है, ठीक है। तो बताइए डायनेमो क्या उत्पन्न करता होगा इसमें से, तो मैं सही आंसर बता देता हूँ। जो डायनेमो उत्पन्न करता है विद्युत वाहक बल करता है। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का सही आंसर है। डायनेमो उत्पन्न क्या करता है, विद्युत वाहक बल करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर जो बी है, क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन बी सही होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है यहाँ पे, देखिए कि गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं। कह रहा है कि जब हम गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते, धूप वाले दिन कि बादलों वाले दिन कि गर्म वाले दिन कि पवन वायु वाले दिन, बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। बहुत ही ज्यादा टेक्निकल है, आप पढ़ेंगे तो खुद अर्थ निकाल देंगे, हाँ क्या कंडीशंस कह रहा है, तुरंत आंसर दे देंगे आप लोग, थोड़ा भी दिमाग लगाएंगे तो चलिए इसका फटाफट आंसर बताइए कि क्या होगा। एक बार बढ़िया से पढ़ लीजिए, ऑप्शनों को देख लीजिए, फिर दिमाग लगाइए, फिर इसका सही आंसर बताइए। तो चलिए आई होप आपने सबने आंसर अपना बता दिया होगा कि इसका सही आंसर क्या है। मैं इसका सही आंसर बता रहा हूं, देखिए कह रहा है कि गर्म जल। अच्छा बताइए जब गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं, तो धूप वाले दिन तो जाहिर सी बात और हीट हो जाएगा और बढ़िया हो जाएगा, ठीक है। गर्म वाले दिन तो ऑटोमेटिक हो जाएगा, पवन वाले में कर सकते हैं। ये बताइए बादलों वाले के दिन कर सकते हैं क्या, जिस दिन बारिश होगी उस दिन कैसे कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते हैं, तो बादलों वाले दिन नहीं कर सकते हैं। तो गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते, तो बादलों वाले दिन। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे जो 15 है क्लियर होता हुआ क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 16 यह है कि एसिटिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या है। एसिटिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या है 1, 2, 3 कि 4, बताइए एसिटिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या बताइए 1, 2, 3, 4। फटाफट कमेंट करके बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 का। तो चलिए आई होप आपने सबने आंसर दे दिया होगा। मैं इसका सही आंसर आप लोगों को बताने वाला हूं कि एसिटिक अम्ल में जो अम्लीय हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या होती है वो स्टूडेंट कितनी होती है, 1 होती है, मात्र 1 होती है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पे क्लियर होता हुआ हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 17 स्टूडेंट यहाँ पे यह है कि ताम्र ग्लांस का रासायनिक सूत्र है। चलिए बताइए स्टूडेंट कि ताम्र ग्लांस का रासायनिक सूत्र क्या होता है, बताइए Cu2S कि Cu2O कि CuFe 2S2 कि CuCO3, बताइए। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि ताम्र ग्लांस देखिए ताम्र ग्लांस का रासायनिक सूत्र पूछा है, बताइए फटाफट, आप लोग पढ़े भी हैं इसको कि इसका सही आंसर क्या होगा, ठीक है। तो आई होप आपने क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर दे दिया होगा आप लोगों ने। और मैं जा रहा हूं इसका सही आंसर आप बताने के लिए, मेरा मैच करा लीजिए आप लोगों से कि ताम्र ग्लांस का रासायनिक सूत्र होता है Cu2S, ठीक है। यह जो होता है ताम्र ग्लांस का रासायनिक सूत्र है, ठीक है। 17 का ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। इसी के साथ हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 18 की ओर स्टूडेंट। अब क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है कि बकमिंस्टर फुलेरिन एक अपरूप है। जो बकमिंस्टर फुलेरिन एक अपरूप है, फास्फोरस का कि सल्फर का कि कार्बन का कि टीन का, बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा, ठीक है। कि बकमिंस्टर फुलेरिन का एक अपरूप है, तो फटाफट इसका आंसर बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। यूफो आपने बता दिया होगा, ठीक है। इतना समय आप लोगों के लिए बहुत है, जल्दी जल्दी बता दीजिए, एक समय कुछ और दे देता हूँ। इस क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट है पढ़ने में, आप लोगों को समझने में थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन आप लोग कर दिए होंगे। तो मैं आपको बता दूं जो बकमिंस्टर फुलेरिन का एक जो अपरूप है वो किसका है, तो कार्बन का। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का क्या हो गया, सही आंसर हो गया स्टूडेंट, ठीक है। चलिए आई होप क्वेश्चन नंबर 18 भी यहाँ पे क्लियर होता हुआ क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखिए स्टूडेंट, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब क्वेश्चन नंबर 19 ये कह रहा है कि तत्व जो क्षारीय ऑक्साइड बनाता है का परमाणु क्रमांक है।
तत्व जो क्षारीय ऑक्साइड बनाता है का परमाणु क्रमांक है 18 कि 17 कि 14 कि 19। बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा कि वो तत्व जो क्षारीय ऑक्साइड बनाता है उसका परमाणु क्रमांक कितना होना चाहिए, 18, 17 कि 14 कि 19। बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा, फटाफट कमेंट करके बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा स्टूडेंट। ठीक है, चलिए आप आई होप आपने बता दिया होगा। मैं इसका सही आंसर आप लोगों को बता देता हूँ कि जो तत्व जो क्षारीय ऑक्साइड बनाता है उसका परमाणु क्रमांक कितना होता है स्टूडेंट, तो कितना होता है 19 होता है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। आई होप आपने भी ऑप्शन डी ही चूज किए होंगे और ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं आ रहा था तो इस क्वेश्चन को याद कर लीजिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 जो कि आज के लास्ट क्वेश्चन है, देखते हैं कि कौन इसका सही आंसर सबसे पहले बताता है कि कृमि रूप परिशेषिका, कृमि जो रूप परिशेषिका का भाग है, जो कृमि रूप परिशेषिका किसका भाग है, छोटी आंत का भाग है कि अग्नाशय का भाग है कि बड़ी आंत का है कि ग्रासनली का भाग है। बताइए इन चारों ऑप्शन में से किसका भाग जो है कृमि रूप परिशेषिका है। बताइए जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए कौन सबसे आगे पहले बताता देखता हूँ। बहुत लोगों का कमेंट आ चुका है स्टूडेंट कि कृमि रूप परिशेषिका किसका भाग है। तो चलिए मैं इसका सही आंसर बता देता हूँ कि जो कृमि रूप परिशेषिका वो किसका, बड़ी आंत का भाग होता है। ठीक है, बड़ी आंत में पाया जाता है कृमि रूप परिशेषिका और ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, तो यहाँ पे टेस्ट होता हुआ क्लोज। 20 मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस करा दिया, इतना करा दूंगा क्वेश्चंस कि आपको तो बोर्ड एग्जाम में पूछिए मत, खाली बस पढ़ेंगे आंसर मारेंगे इसका। ठीक है, तो चलिए वीडियो आपको कैसे लगे पहले ये बताइए, स्कोर वाले बताइए, हटाइए स्कोर आप बताइए कि आपका स्कोर कितना रहा 20 में से। ठीक है, 20 आउट 20 कितना किए हैं कि 20 आप 18 किए हैं, कितना किए हैं बताइए इसका, ये आप कमेंट करके बताइए और वीडियो को लाइक कर दीजिए स्टूडेंट। क्या वीडियो को लाइक शेयर, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही वीडियो हम डेली प्रोवाइड किया जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस कराया जाएगा, बहुत रिवीजन अच्छे तरीके से कराया जाएगा। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर तो करना ही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।